नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपनी वैल्यूएशन सीरीज़ में फ़र्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारती एयरटेल, जिसके बिज़नेस के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये किस सेक्टर में काम करती है, इस बारे में तो हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इसका वैल्यूएशन क्या है, इसका पर शेयर पर क्या वैल्यू है, ये हम में से कितने लोगों को मालूम है। क्या ये आज एक्सपेंसिव है या चीप है, और क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के वैल्यूएशंस को समझना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या रीज़न है कि हमें किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना चाहिए। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडियन शेयर मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन इन 5000 कंपनियों में से हार्डली 200-300 कंपनी ही ऐसी हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स दोनों अच्छे हैं। लेकिन इन 200-300 कंपनियों में से हार्डली 40-50 कंपनियाँ ही ऐसी हैं जिसके वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, और हमें उन 50 कंपनियों को ही ढूंढना है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं बट उसके वैल्यूएशंस आज की डेट में बहुत एक्सपेंसिव हैं और हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारे वेल्थ क्रिएशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, और इसीलिए हमें वैल्यूएशंस पे भी ध्यान देना है। वहीं अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, और यही इस चैनल का मोटिव है। तो दोस्तों, अगर आप भी डिफरेंट बिजनेसेस के फंडामेंटल्स में और वैल्यूएशंस को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आने वाले समय में भी लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस, जो है भारती एयरटेल के वैल्यूएशंस के ऊपर। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के वैल्यूएशंस के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है DCF मेथड, जिसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं। और DCF मेथड से किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, कंपनी के पास्ट का डेटा, जिसमें हमें चाहिए कंपनी की सेल्स, उसके एक्सपेंसेस, उसका नेट प्रॉफिट और उसका फ्री कैश फ्लो। उसके बाद हमें चाहिए कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस, जिसके अंदर हम इन्हीं सब नंबर्स को फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कंपनी का फ्यूचर में P&L क्या होने वाला है और उसका फ्री कैश फ्लो कैसा आने वाला है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या आने वाला है, उसका एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और तीसरी चीज़, हमें इन सब फ्री कैश फ्लोज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ताकि हम कंपनी का वैल्यूएशन निकाल पाएँ। और इन तीनों स्टेप्स में से यूजुअली जो स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो है सेकंड स्टेप, क्योंकि इस सेकंड स्टेप में हमें कंपनी का फ्यूचर P&L और कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ता है, जहाँ पर हमें बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, और डिफरेंट एनालिस्ट के रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, और वैल्यूएशंस अजम्पशंस के बेस पे डिफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये तीनों स्टेप्स किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जिसमें चाहिए हमें कंपनी का पास्ट डेटा। और पास्ट डेटा में हमें चाहिए कंपनी की सेल्स, जो कि हमें कंपनी के P&L से मिल जाएगी, और मैंने यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपनी की पास्ट 10 ईयर्स की सेल डाल दी है। इसके बाद हमें चाहिए कंपनी के एक्सपेंसेस, ये भी P&L से निकाले जा सकते हैं, और एक रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं टोटल एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, और इसके लिए हमें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को उसकी सेल से डिवाइड करना है। ये भी मैंने ईयर ऑन ईयर यहाँ पर डाल दिया है। और इसके बाद हमें चाहिए टैक्स का एक्सपेंस, और टैक्स के एक्सपेंस को एब्सोल्यूट नंबर में कोड ना करके मैंने यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया है। और ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें डिवाइड करना है टैक्स के टोटल एक्सपेंस को उसकी सेल्स से, तो हमें एक परसेंटेज यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी तरह से हमें नेट प्रॉफिट का भी परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने कंपनी के नेट प्रॉफिट को उसकी सेल से डिवाइड कर दिया है और एक परसेंटेज अराइव कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ईयर वाइज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। नाउ हमें नेट प्रॉफिट चाहिए एब्सोल्यूट टर्म्स में, और ये भी डायरेक्टली P&L से लिया जा सकता है। तो मैंने कंपनी के ईयर वाइज P&L से उसका एब्सोल्यूट नेट प्रॉफिट ला के यहाँ पर डाल दिया, और हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। इनफैक्ट पिछले 4-5 साल का नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछले 4-5 साल का, वो अराउंड 3200 करोड़ का है। अब हमें चाहिए फ्री कैश फ्लोज़ की फ़िगर, और फ्री कैश फ्लोज़ की फ़िगर कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और वहाँ से हमें 2 फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमें डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेकर ईयर वाइज यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए कंपनी का केपेक्स, और केपेक्स निकालने के लिए से फिक्स एसेट परचेज्ड और फिक्स एसेट सोल्ड का डेटा लाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं ईयर वाइज कंपनी ने कितने एसेट खरीदे और कितने एसेट बेच दिए। उसके हिसाब से अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट करके नेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट केपेक्स, जिसे नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से नेट केपेक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट फ्री कैश फ्लो, और यही फिगर हमें अपने कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो मैंने ये नेट फ्री कैश फ्लो ईयर वाइज अपने स्टेटमेंट में प्लॉट कर दिया। अब हमें 2 नंबर्स और कैलकुलेट करने हैं। पहला, फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स,
और दूसरा फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कंपनी के फ्री कैश फ्लो और उसे डिवाइड करना है कंपनी की सेल्स से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। और दूसरा रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को उसके नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर देना है, तो हमें एक परसेंटेज मिल जाएगा जो कि हमें अपने कैलकुलेशंस के लिए चाहिए। तो दोस्तों ये सब जो हमने कैलकुलेशन की है ये की है कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा का कैलकुलेशन, क्योंकि इस डेटा के बेस पे हमें कंपनी का एस्टिमेटेड P&L और एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो निकालना है। नाउ अगर ये स्टेप्स आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे उस वीडियो को देखें जहाँ पर मैंने डिटेल्ड में ये सारे स्टेप्स समझा रखे हैं। तो अगर आप मेरे वैल्यूएशन वाले वीडियो को देखेंगे वहाँ पर मैंने ये सारे स्टेप्स एक एक करके एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही डिटेल्ड वे में समझा रखे हैं। अगर एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये स्टेप्स समझने में आसानी होगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ पर अटैच करूँगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा और उसका ट्रेंड। अब हमें इस डेटा के बेस पे कंपनी का फ्यूचर P&L और कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, और उसके लिए मैंने इसी टेबल के सामने एक नई टेबल ऐड कर दी है जिसमें मैं अगले 10 साल का ट्रेंड दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपनी की सेल्स के एस्टिमेशन से। तो सेल्स का एस्टिमेशन करने के लिए हमें चाहिए कंपनी की पास्ट सेल्स और उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एक ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें कंपनी के पिछले 9 सालों का जो ग्रोथ रेट है वो 4.4% का है, यानी कि पिछले 9 सालों में कंपनी की सेल 4.5% के आसपास से ग्रो करी है। लेकिन पिछले 5 सालों में ये 1.8% से डिक्लाइन करी है, जबकि पिछले 3 सालों में ये रेशियो 2.8% माइनस में है, यानी कि पिछले 3 सालों में भी सेल माइनस हुई है। तो अब पॉइंट ये है कि हम फ्यूचर के लिए सेल्स ग्रोथ क्या लें, क्या हम इसको माइनस में लें या इसका कोई और तरीका भी है। तो दोस्तों इसका एक तरीका तो ये है कि हम इन तीनों एवरेजेस के बेस पे एक रेशियो निकाल लें और उसके बेस पे इसका फ्यूचर सेल्स प्रोजेक्ट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी प्रोफेशनल कंपनी की रिपोर्ट को सर्च करें और वहाँ से सेल्स का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इस केस में मैंने जब एनालिस्ट की रिपोर्ट ढूंढी तो मुझे 5 रिपोर्ट्स मिली और वो पाँचों रिपोर्ट्स का डेटा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो हम देख सकते हैं कंपनी की सेल्स, उसका नेट प्रॉफिट और उसका फ्री कैश फ्लो। लेकिन इन सभी एनालिस्ट ने जो डेटा दिया है वो सिर्फ 2 सालों का डेटा दिया है। तो हमें इन 2 सालों के बाद जो भी सेल्स या नेट प्रॉफिट या फ्री कैश फ्लो आएगा वो खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 सालों की। नाउ अगले 2 सालों के सेल्स प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर 5 एस्टिमेट्स अवेलेबल हैं, और मैंने इनमें से जो नंबर सबसे कम है, जो नंबर सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है, उसे रेफ़र किया है। और इसलिए मैंने मार्च 2021 की सेल्स को 99,118 करोड़ लिया है, जबकि मार्च 2022 की सेल को 1,07,000 करोड़ लिया है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मार्च 2023 की सेल, और उसके लिए हमें चाहिए ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट के लिए मैंने पिछले कुछ सालों की ग्रोथ रेट को रेफ़र करते हुए एक एवरेज ग्रोथ रेट निकाल ली है जो कि अराउंड 2% की है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कंजर्वेटिव रहते हुए 2% की सेल्स ग्रोथ ली है। और उसके हिसाब से मार्च 23 की सेल हो जाएगी मार्च 2022 की सेल प्लस 2% की ग्रोथ रेट। और इसी तरह से मैंने अगले 8 सालों की सेल्स निकाल ली है। नाउ हमें चाहिए नेट प्रॉफिट का नंबर, और नेट प्रॉफिट के लिए मैंने अगेन एनालिस्ट की रिपोर्ट को रेफ़र करते हुए एक नेट प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर ले लिया है। और इसके लिए अगर हम देखेंगे तो रिसर्च रिपोर्ट्स के हिसाब से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 3.4% से 5% की रेंज में है। और मैंने यहाँ पर जो नंबर इनमें से सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है जो कि 3.4% का है, इसे रेफ़र करते हुए कंपनी का फ्यूचर P&L कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर मैंने अगले हर साल में 3.4% का नेट प्रॉफिट ले लिया है, और उसके हिसाब से एक नेट प्रॉफिट वैल्यू अराइव कर ली है जो कि है सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट परसेंटेज। इस तरह से मुझे हर साल का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नाउ कुछ लोग कहेंगे कि ये 3.4% का नेट प्रॉफिट कम है, लेकिन इसके लिए अगर मैं पास्ट को भी रेफ़र करूँ तो हम देख सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं था। इनफैक्ट अगर आप इसके 5-6 सालों का एवरेज भी देखेंगे तो वो माइनस में है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने बहुत मेजर लॉस रिपोर्ट किया था। और इस सब को देखते हुए मुझे ये 3.4% का नंबर रीज़नेबल लगता है। नाउ हमें चाहिए कंपनी का फ्री कैश फ्लो, और फ्री कैश फ्लो के लिए भी अगर मैं रिसर्च रिपोर्ट्स को रेफ़र करूँ तो यहाँ पर जो फ्री कैश फ्लो सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है वो है 22.9% या अप्रॉक्सीमेटली 23% का। और इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई नंबर अवेलेबल भी नहीं है, और इसीलिए मैंने ये नंबर यहाँ पर रेफ़र करते हुए अगले 10 सालों का फ्री कैश फ्लोस कैलकुलेट कर दिए। लेकिन ये नंबर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कंपनी के जो फ्री कैश फ्लोस थे वो नेगेटिव में आ रहे थे, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। बट स्टिल
मैं इसको डिस्प्यूट ना करते हुए ये नंबर ले लूँगा। ऑल्दो अगर ये नंबर फ्यूचर में चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी चेंज हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में हमने कैलकुलेट कर लिया उसका एस्टिमेटेड P&L और एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो, जो कि अगले 10 सालों के लिए है। अब हमें थर्ड स्टेप में इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ शेयर्स से फेयर वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए अब निकालते हैं इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, ताकि हम कंपनी का फेयर वैल्यू पता कर सकें। तो दोस्तों, फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाई है, जिसके अंदर मैं नेट सेल्स, नेट इनकम और फ्री कैश फ्लो का डेटा हमारी कैलकुलेटेड फील्ड से ले आया हूँ। तो अब हमें निकालनी है इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले हमें एक और कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। नाउ टर्मिनल वैल्यू के कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही डिटेल में मैंने वैल्यूएशन के अपने डिटेल्ड वाले वीडियो में समझा रखा है, और अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले के साथ समझना चाहते हैं तो आप वो डिटेल्ड वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि इन 10 सालों के बाद जनरेट होने वाली है, क्योंकि हमने अपने कैलकुलेशन में अगले 10 सालों का ही प्रोजेक्शन किया है और इसके बाद जो भी फ्री कैश फ्लोज आएंगे उनको हमने कहीं पर भी प्रोजेक्ट नहीं किया है, और इसीलिए टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लेना पड़ता है कंपनी के लास्ट कैश फ्लोज, जो कि मार्च 30 में होंगे, उसमें ऐड करना पड़ता है टर्मिनल ग्रोथ रेट को और उसे डिवाइड करना पड़ता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो टर्मिनल कैश फ्लोज आते हैं वो आते हैं 239,000 करोड़ के। और अब अगर हम इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो आएगी 2,21,621 करोड़ की। और हमने ये कैसे निकाला? इसको निकालने के लिए हमें चाहिए कंपनी के फ्री कैश फ्लोज और उसे डिवाइड करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि मैंने यहाँ पर 12% लिया है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मैं अपने कैलकुलेशंस में ज़्यादातर 12-13% का ही रिक्वायर्ड रेट लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमें चाहिए फ्री कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज टू द पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के फ्री कैश फ्लोज हैं। और इसी तरह से मैंने बाकी सब ईयर्स के फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, जिसका सम टोटल है 2,21,621 करोड़ का। अब हमें इसमें से दो एडजस्टमेंट करने हैं। पहला, नेट डेट। तो कंपनी के जो टोटल लोन्स हैं मैं उसे यहाँ से माइनस कर दूंगा, जो हैं 1,48,000 करोड़ के, और जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं उसे ऐड कर दूंगा, जो कि अराउंड 16,000 करोड़ के हैं। और जब मैं इन तीनों को नेट करता हूँ तो कंपनी की जो आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू है वो है 89,286 करोड़ की, यानी कि ऑलमोस्ट 90,000 करोड़। और दोस्तों, यही वो वैल्यू है जो हमें डिराइव करनी थी। नाउ इस वैल्यू को अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो पर शेयर पे वैल्यू आती है वो है 164 रुपये पर शेयर, यानी कि आज की डेट में कंपनी की जो पर शेयर पे फेयर वैल्यू है वो है 164 रुपये पर शेयर की। और अब अगर मैं इस वैल्यू को 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर मार्जिन ऑफ एरर के साथ कैलकुलेट करूं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो लोअर प्राइस है वो है 164 माइनस 10% का, यानी कि 147 रुपये पर शेयर का, और जो इसका अपर प्राइस है वो है 164 प्लस 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब है 180 रुपीज़ पर शेयर का। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक टेबल में डालें तो हम कंपेयर कर सकते हैं कंपनी के करंट प्राइस को, जो कि है 402 रुपये पर शेयर का, जबकि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 147 से 180 के बीच में है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए 180 रुपीज़ पर शेयर से ज़्यादा वैल्यू मत दीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में इसके करंट प्राइस को इसकी फेयर वैल्यू से कंपेयर करके तो यही लगता है कि ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका इसके वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या ओपिनियन है। इसके वैल्यूएशन पे आपके साथ एक हेल्दी डिस्कशन करके मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।